नमस्कार, आई वेलकम टू डेली इफेक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। पश्चिम बंगाल इस समय एक गहरे सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक द्वंद्व के दौर से गुजर रहा है। मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संपत्ति को लेकर शुरू हुई हिंसा ने यह साफ कर दिया है कि जमीनी स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नाजुक है। इस हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और हालात इस कदर बिगड़ गए कि कलकत्ता हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की, जो राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी सांसदों ने केंद्र से यह मांग की कि पश्चिम बंगाल के 4 जिलों को डिस्टर्ब एरियाज घोषित कर वहां एफसपा मतलब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू किया जाए। यह मांग दर्शाती है कि राज्य सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर संदेह है और केंद्र और राज्य के संबंधों में एक स्पष्ट तनाव मौजूद है, क्योंकि किसी भी राज्य में एफसपा की मांग केवल सुरक्षा चिंताओं का नहीं बल्कि राजनीतिक अविश्वास का संकेत है। और इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर सार्वजनिक तौर पर एक अलग ही रुख अपनाया। उनका कहना था कि दंगा किस बात का, और इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। इस बयान से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को स्वीकार करने के बजाय उससे दूरी बनाना चाहती है। लेकिन ऐसे रुख से न तो जमीनी सच्चाई बदलती है और न ही तनाव के स्रोत समाप्त होते हैं। शासन की जिम्मेदारी केवल बयान देने से नहीं निभती, बल्कि प्रशासनिक समाधान और संवैधानिक संतुलन से होती है। वहीं दूसरी ओर ठीक इसी समय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में राज्य सरकार ने 4.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की घोषणा की है। यह आंकड़ा आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली जरूर है, लेकिन यह तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक राज्य में सामाजिक स्थिरता और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती। निवेशक केवल वादों पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस की विश्वसनीयता पर भरोसा करते हैं। और यदि इन बुनियादी पहलुओं पर भरोसा टूटता है तो निवेश सिर्फ कागजों और घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगा। यह विरोधाभास स्पष्ट है। एक तरफ राज्य में वक्फ हिंसा, सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक असहमति का माहौल है, और दूसरी ओर निवेश, विकास और आर्थिक समिट की तस्वीर पेश की जा रही है। लेकिन कोई भी इकोनॉमिक विजन तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा मजबूत न हो। सरकार को चाहिए कि वह इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रखे, बल्कि वक्फ विवाद से जुड़े संवेदनशील मामलों को कानूनी, प्रशासनिक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हल करे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। पश्चिम बंगाल का भविष्य केवल निवेश प्रस्तावों या ग्लोबल समिट से तय नहीं होगा, वो तय होगा सामाजिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और शासन की जवाबदेही से। और अगर इस बुनियादी स्तंभों को नजरअंदाज किया गया तो राज्य की विश्वसनीयता और विकास दोनों ही संदेह के घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि भारत इस समय एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां राज्य स्थिरता केवल स्थानीय नहीं रह जाती बल्कि उसका प्रभाव राष्ट्रीय संतुलन और वैश्विक छवि तक पहुंचता है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संपत्ति को लेकर फैली हिंसा और उसके बाद की राजनीतिक खींचतान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस कदर संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। मुर्शिदाबाद जैसी घटना जहां 3 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, वहां से जब कलकत्ता हाई कोर्ट को सीधे हस्तक्षेप करना पड़े और गृह मंत्रालय को केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़े, तो यह केवल एक राज्य का संकट नहीं होता बल्कि यह भारत की गवर्नेंस कैपेसिटी पर प्रश्न बन जाता है। और इस प्रकार की घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज पर भी असर डाल सकती हैं। देश एक और दुनिया को निवेश और विकास के अवसरों का संदेश देना चाहता है, और दूसरी ओर जब एक ही राज्य से एक और 4.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और दूसरी ओर धार्मिक संपत्ति आधारित हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की खबरें आती हैं, तो इन दोनों वास्तविकताओं के बीच का विरोधाभास बेहद उजागर हो जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स केवल आंकड़ों को नहीं देखते, वे लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जमीनी गवर्नेंस को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में जब राज्य की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था हिंसा को नियंत्रित करने में विफल होती है तो पूरे देश की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। राज्य और केंद्र के बीच की टकराहट इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती की, जो एक संवैधानिक कर्तव्य था, लेकिन इसका राजनीतिक संकेत और भी गहरा है। यह एक तरह से राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता की स्वीकृति है। बीजेपी सांसदों द्वारा एफसपा लागू करने की मांग इस तनाव को और तीव्र कर देती है।
क्योंकि किसी राज्य में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की मांग सिर्फ सुरक्षा कारणों से नहीं की जाती, बल्कि वह यह दिखाता है कि उस राज्य में संविधान के तहत नागरिक प्रशासन अब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उठाने में अक्षम माना जा रहा है। दूसरी ओर राज्य सरकार इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक एजेंडा मानते हुए खारिज करती नजर आती है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान एक प्रकार से राज्य की स्थिति को सामान्य दिखाने का प्रयास है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक खतरनाक अस्वीकार है, क्योंकि संकट को नकार कर आप उसे हल नहीं कर सकते। यह स्थिति न सिर्फ राज्य के नागरिकों के लिए चिंताजनक है, बल्कि यह देश के संघीय ढांचे के लिए गंभीर चुनौती है। भारत की संघीय व्यवस्था तब तक मजबूत रहती है जब तक राज्य और केंद्र के बीच पारदर्शिता, संवाद और जिम्मेदारी का संतुलन बना रहे। लेकिन जब राज्य एक संवेदनशील मुद्दे पर निष्क्रियता दिखाए और केंद्र को न्यायपालिका के माध्यम से हस्तक्षेप करना पड़े, तो यह संविधान के मूल ताने बाने के लिए एक चेतावनी है। और यदि इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो यह न केवल पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए सामाजिक असंतुलन और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। यह संकट भारत के लिए केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, यह एक टेस्ट केस है कि जब धार्मिक, राजनीतिक और संवैधानिक धारणाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो लोकतंत्र किसे प्राथमिकता देता है, राजनीतिक बयानबाजी को या प्रशासनिक जिम्मेदारी को। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में समाचारों में रही मतुआ समुदाय किस राज्य से संबंधित है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।